हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग खाद्य संसाधन पाठ के प्रश्नावली के लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अनाजों के उत्पादन बढ़ाने की क्या आवश्यकता है। तो जिस तरह से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, अनाज तो सीमित ही मात्रा में तो इसलिए उसकी पैदावार बढ़ानी जरूरी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे डिटेल में आंसर लिख दिया, वीडियो पॉज करके आप लिख लेंगे। जाहिर सी बात है, जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है अनाज का उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो आपूर्ति हो पाएगी, क्योंकि जमीन तो सीमित ही है, वो तो नहीं बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या कह रहा है कि मौसम के आधार पर फसल कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, खरीफ, रबी और ग्रीष्म। इन तीनों के बारे में मैंने परिभाषा भी लिख दी है, तो वीडियो पॉज करके आप इसे लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, समुन्नत किस्म के एक मुख्य गुण और एक मुख्य दोष को लिखिए। तो मुख्य गुण जैसे उच्च उपज होगी, अच्छी क्वालिटी की अगर फसल उगाते हैं, समुन्नत किस्म की अगर फसल लगाते हैं तो अच्छी उपज होगी। और दोष क्या है जी कि उच्च कृषि निवेश, उसमें ज्यादा आपको खर्चा भी, निवेश भी ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है ना जी। चलिए, उसमें जो उर्वरक होंगे, सिंचाई होगी, उस पर ज्यादा खर्चा होता है ना जी। तो वीडियो पॉज करके इसे डिटेल में आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, संकर के लिए किस प्रकार के जनकों का चयन किया जाता है। तो संकर के फसल के लिए उच्च उपयोग, मतलब जो उच्च गुण वाले होते हैं, जैसे उच्च उत्पादन हो, उच्च गुणवत्ता वाले हो, है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो, वैसे बीजों का चयन, वैसे जनकों का चयन किया जाता है। ठीक है ना जी, संकरण के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बृहद पोषक क्या है। इन्हें बृहद पोषक क्यों कहा जाता है। देखिए, बृहद पोषक अगर पौधों की वृद्धि के लिए जो ज्यादा मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उन्हीं को बृहद तत्व कहते हैं। ठीक है ना जी, जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है और अधिक मात्रा में जरूरत होती है, इसलिए उन्हें बृहद पोषक कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पौधे अपना पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो लिख सकते हैं, पौधे पोषक तत्वों की प्राप्ति खाद और उर्वरक के द्वारा प्राप्त करते हैं। वो मिट्टी में घुल जाते हैं, और मिट्टी में घुल जाते हैं खाद और उर्वरक, और उनसे वो मिट्टी से ही वो अपना पोषक तत्वों की प्राप्ति कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, रासायनिक उर्वरक का उपयोग प्राकृतिक उर्वरक की तुलना में आसान क्यों है। देखिए, प्राकृतिक उर्वरक जो है ना, वो ज्यादा मात्रा में खेती में जरूरत होती है। ठीक है ना जी, तो इसलिए उसका परिवहन भंडारण में कठिनाई होगा, है ना जी। और वही अगर रासायनिक उर्वरक की बात की तो कम जरूरत होती है, और उसमें कम में ज्यादा मात्रा में उसमें पोषक तत्वों की प्राप्ति हो जाती है। तो इसका डिटेल में मैंने यहाँ पे लिख दिया, वीडियो पॉज करके इसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, कार्बनिक खेती में क्या होता है। देखिए, कार्बनिक खेती में क्या किया जाता है कि रासायनिक उर्वरक का कम से कम प्रयोग किया जाता है, या बिल्कुल ना किया जाता है, और उसमें कार्बनिक पदार्थों से बने हुए जो कंपोस्ट तैयार किया जाता है ना जी, जो प्राकृतिक उर्वरक, प्राकृतिक खाद तैयार किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। कई सारी विधियां हैं कार्बनिक खेती की, है ना, तो इसके लिए मैंने यहाँ डिटेल में यहाँ पर लिख दिया है, वीडियो पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, फसलों के लिए सिंचाई का क्या महत्व है। देखिए, सिंचाई क्या होता है। तो सिंचाई प्रक्रिया है जिसमें क्या क्या समय समय पे खेतों में लगे हुई फसल की जल की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ठीक है ना जी, ताकि फसल सूख ना पाए और पैदावार भरपूर हो। तो इसके डिटेल में मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में लिख दिया है, तो इसलिए आप वीडियो पॉज करके इसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नदी जल उठाव प्रणाली में क्या होता है। देखिए, नदी जल उठाव प्रणाली वैसे क्षेत्रों के लिए उपयोग किया जाता है जहाँ पे जल का प्रवाह सीधे नदी से जल नहर तक नहीं, नहर से होते हुए खेतों तक नहीं हो पाता। तो उसमें क्या किया जाता है कि वहाँ सीधे नदियों से ही सीधे जल को खींचकर, पंप वगैरह से खींचकर सिंचाई की जाती है, तो उसी को कहते हैं नदी जल उठाव प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, क्या कह रहा है, मिश्रित फसल उत्पादन और अंतर फसल उत्पादन में क्या अंतर है। दोनों में अंतर दिखा दिया है कि जो मिश्रित फसल उत्पादन है उसमें असफलता कम होती है, लेकिन इसमें पैदावार बढ़ने का उद्देश्य रहता है, लेकिन इसमें हो सकता है कि फसल अच्छी ना हो, है ना जी। इसमें दो फसलों के बीच एक फसल, है ना, दो फसलों को बीच में बोने से इसमें पहले मिला दिया जाता है, यानी कि फसल को मिश्रित करके बनाया जाता है, इसमें नहीं मिलाया जाता है। ये मैंने अंतर कुछ दिखा रखा है, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है ना जी, इसमें पंक्तियां नहीं बनानी पड़ती है, इसमें पंक्तियां बनानी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फसल चक्रण के लिए दलहन के पौधों का चुनाव क्यों होता है। देखिए, दलहन के जो पौधे होते हैं उनके जड़ों में राइजोबियम जीवाणु के गांठ मौजूद रहते हैं, जो क्या करते हैं, है ना, के गांठ मौजूद रहते हैं, जो क्या करते हैं, वायुमंडल के नाइट्रोजन को स्थिर कर उसे मिट्टी में प्रतिस्थापित कर देते हैं, जिससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बरकरार रहती है। ठीक है ना जी, इसीलिए ये किया जाता है। फसल चक्रण में दलहन वाले पौधे लगाए जाते हैं ताकि मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की आपूर्ति बनी रहे, है ना जी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहा कि फसल सुरक्षा से क्या तात्पर्य है। देखिए, फसलों से खरपतवारों, कीटों, जीवाणु, कवक आदि को भिन्न भिन्न प्रकार से हानियां होती है, और इन सबसे उसे दूर रखना। ठीक है ना जी, इन सबसे उन्हें दूर रखना ताकि
फसल सुरक्षित रहे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फसल सुरक्षा कहते हैं। ठीक है ना जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। खेतों में खरपतवारों को फसलों से मुक्त करना क्यों जरूरी है। देखिए क्या होता है कि जब फसल में खरपतवार भी साथ उग जाएंगे तो क्या होंगे, वो भी पोषक तत्वों की प्राप्ति करने लगेंगे, जिससे पौधे की वृद्धि बाधित हो जाती है ना, वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये जरूरी है कि उसको हटा दिया जाए, उसमें से निकाल दिया जाए किसी भी प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप इसे डिटेल में यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 15। पीड़कनाशी क्या है, खेतों में इसका उपयोग क्यों करते हैं। पीड़कनाशी जो है विषैले रसायन होते हैं जो पीड़कों को समाप्त करने के लिए या उनको नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है ना जी। और इसका उपयोग इसलिए है ताकि फसलों की रक्षा हो सके, है ना जी। तो इसकी डिटेल में मैंने आंसर लिख दिया, वीडियो पॉज करके लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। नमी और तापमान खाद्यान्नों को प्रभावित कैसे करते हैं। देखिए नमी की मात्रा अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए, 14% होनी चाहिए। अब इससे कम होगा तो जाहिर सी बात है वो अनाज जमने लगेगा, और ज्यादा होगा तो अनाज सूख कर खराब होने लगेगा। ठीक है ना जी। तो ये सब डिटेल में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वीडियो पॉज करके आप लिख लेंगे। ठीक है ना जी। तापमान का भी उसी तरह से होना चाहिए ताकि उसमें जो सूक्ष्म जीव हैं वो कीड़े हों, उनकी क्रियाशीलता बढ़ ना जाए। इसके लिए तापमान भी एक बैलेंस, कम मात्रा में तापमान होना चाहिए, जितनी उस अनाज को जरूरत है उतना ही। समझ गए। तो यही क्वेश्चन थे, मैंने सारे लघु उत्तर ही बता दिए। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस अपना को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।